हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो है फिजिक्स के अंतर्गत जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। उससे पहले अगर हम देखें तो जो है गुरुत्वाकर्षण जो है सर आइजैक न्यूटन ने दिया। उससे पहले कोई नहीं जानता था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे पहले हमारे जो भारत के ऋषि मुनि थे, भारतीय ज्योतिषी थे, वो ऑलरेडी पहले ही बता चुके थे इसके बारे में। लेकिन जो है प्रॉपर जो है अगर कहा जाए तो सर आइजैक न्यूटन ने ही इसको बताया था। कहा जाता है कि जो भारतीय ज्योतिषाचार्य हैं जिनका नाम है जो है आचार्य वल्लभाचार्य, ठीक है, आचार्य वल्लभाचार्य महोदय जी ने इन्होंने एक सिद्धांत जो है दिया एक अपने ग्रंथ में, जिसे सिद्धांत शिरोमणि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिद्धांत शिरोमणि के नाम से जानते हैं। उस ग्रंथ में ही इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल के बारे में उन्होंने क्या किया, चर्चा कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में? उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर पृथ्वी पर गिरती है, अगर मान लो वो फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, वो पृथ्वी पे गिर रही है, तो पृथ्वी क्या करती है, उसको अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, उसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो आकाशीय पिंडों के बीच जो आकर्षण का बल कार्य करता है, ठीक है, तो ये बल जो है, इसी बल को उन्होंने कहा कि इसे ही गुरुत्वाकर्षण कहा, है ना। इस बल को क्या कहा उन्होंने? गुरुत्वाकर्षण कहा। लेकिन आगे चल करके बाद में जो है इसी चीज़ को जो है न्यूटन ने क्या कर दिया, इसे जो है प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया, यानी स्वतंत्र रूप से बताया कि न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो हम लोग अभी जो जानते हैं इसी इन्हीं नियम के, इनके ही नियम के जानते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ी सी बात यहाँ पे जान लेते हैं कि आइजैक न्यूटन कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आइजैक न्यूटन जो थे उनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। पहली बात ये है। उसके बाद ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही जो है नॉलेज के पर्पज से उन्हें बोल दिया। इंग्लैंड में एक निर्धन कृषक परिवार से उनका जन्म हुआ था, और 1661 में, 1661 में जो है वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जो है कैम्ब्रिज चले जाते हैं, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। और उसके बाद जो है उस समय कैम्ब्रिज में क्या हुआ, जिस समय गए हैं 1661 में गए, तो 1665 में, 1665 में जो है वहाँ पे प्लेग फैल गया। भीषण एक तरह की बीमारी है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, प्लेग काफ़ी तेज़ी से जो है वहाँ पे फैल गया। तो उसके बाद जो है आइजैक न्यूटन को 1 साल की छुट्टी मिल गई और उनको घर आना पड़ा, ठीक है, 1 साल की छुट्टी पे घर आना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि इसी 1 वर्ष के दौरान ही उन्होंने जो है ये जो सेब की गिरने की घटना होती है, आप लोग पढ़े होंगे ना कि मैक्सिमम कोई भी टीचर पढ़ाता है तो ये कहता है कि एक एप्पल का पेड़ था, यहाँ पे न्यूटन बैठे थे, और उसके बाद जो है यहाँ से एप्पल गिरता है तो न्यूटन सोचते हैं कि क्यों ऊपर से ही नीचे गिरा, ठीक है, इधर भी तो जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, इसका क्या रीज़न है कि नीचे गिरा। तो कहा जाता है कि इसी 1 वर्ष के दौरान जो है न्यूटन का जो ये जो पेड़ वाली घटना थी ये उस टाइम हुई, ठीक है। और इसी के घटना के बाद जो है ये कहा जाता है कि न्यूटन को जो प्रेरणा मिली और वो जो है इस नियम को खोजने पे लगे आखिर में क्यों नीचे ही गिरा, ठीक है। आगे चल करके ही इसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के नाम से जाना गया, ठीक है। और न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे, ठीक है, इन्होंने कैलकुलस वगैरह की खोज भी की थी। तो ये याद रखना, ये सारा जितनी भी चीज़ें वो 25 वर्ष की आयु में ही पूरा कर दी। काफ़ी टैलेंटेड इंसान थे, ठीक है। तो ये कुछ उनके बारे में जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अभी हम सीधे डायरेक्ट जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जगह ये समान रूप से होता है लागू। तो कह रहे हैं कि देखो इसका नियम क्या कहता है कि संसार की हर एक वस्तु, ठीक है, संसार की हर एक वस्तु जो है क्या करती है, जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स लगता है, आई मीन कि वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है। और उन यहाँ पे देखो लिखा भी है कि एक वस्तु प्रत्येक दूसरे वस्तु को क्या करती है, वो आकर्षित करती है,
ठीक है, एक बल से आकर्षित करती है, तो जिसका परिमाण क्या होगा, तो ये कहा जाता है कि इसका परिमाण जो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, जो वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर था कि उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दो बातें यहाँ पे समझना। अगर इंग्लिश वाले समझें कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि दो, देखो हम यहाँ पे जो है फिगर बना के समझते हैं कि मान लो यहाँ पे मेरे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और एक ऑब्जेक्ट जो है, एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे। आप देखिए, दो ऑब्जेक्ट को मैं लेता हूँ, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक ये बड़ा है, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं, यहाँ लिख लो, एक इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, दोनों का डिफरेंट मास है। तो और इनके बीच की दूरी, यहाँ से और इसके बीच की दूरी कहा जाए, इनके बीच की दूरी जो है हम r ले लेते हैं। क्या लेते हैं? r। तो उन्होंने कहा कि जो फोर्स होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इन दोनों के मास के प्रोडक्ट्स की, यानी कि m1 इंटू m2, ठीक है, यानी कि इन दोनों के मास के प्रोडक्ट की क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो दूरी दिया हुआ है इसके स्क्वायर के, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पर उन्होंने बताया। फिर आगे हम देख लेते हैं। तो अगर हम दोनों को कंक्लूड करें, एक ही साथ दोनों को हम कंक्लूड करें, तो हम ये भी कह सकते हैं एफ जो है इस तरह से होगा, m1 m2 और नीचे आर स्क्वायर। देखो ये नीचे भी है, इनवर्सली हो जाएगा और ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें, एफ जो है, अगर हम जब भी प्रोपोर्शनल टूटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट जो है हम लिख देते हैं कैपिटल जी, फिर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हमारा क्या बन गया, एक जो है ये बन गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है एफ क्या है, एफ जो है यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है, और जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आपको पता है कि ये आर क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, ये मासेस है, दोनों के बीच की जो मास है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि क्या जो है उसका वो है। अब देखो जी का जो वैल्यू होता है ये आपसे एग्ज़ाम में जो है पूछता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। जी की क्या वैल्यू है, वो कहलाएगी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये जी की वैल्यू है, इसको एकदम कैसे भी करके जो है आपको क्या करना है, रट जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्या करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, एफ जो है GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो कई बार जो है एग्ज़ाम में क्या करता है ना, ये सीक्वेंस चेंज कर देगा, कहीं इधर उधर कर देगा, तो आपको जो यहाँ से समस्या देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम देखें यूनिट कैसे निकालें, अगर मान लो हम कैपिटल जी की
यूनिट देखना चाहें, कैपिटल जी की यूनिट कैसे हम समझेंगे, तो इसको समझने का एक बेस्ट तरीका है, जी को यही रहने दो, मान जी को हम वही रहने देंगे, ये आर जो है आर स्क्वायर इधर डिवाइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 ये हो गया। अब यहीं से यूनिट पता चलेगा, देखो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और ये जो डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर होगा, तो स्क्वायर लगा तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो मास M1 जो है क्या है, मास है, मास केजी में होगा, फिर इसका भी मास केजी में होगा, ठीक है। तो हम नहीं लिख सकते ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, चाहे ये लिखो चाहे ये भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे -2, यानी कि ये +2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, केजी पे -2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने बताया कि जी का मान। अब कुछ और पॉइंट जो ग्रेविटेशनल लॉ से जो है, यानी ग्रेविटेशन लॉ से जो है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसको क्या देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल का क्या तरीका है, आखिर में क्यों जो है उसका रीज़न, एप्लीकेशन हम देखते हैं, क्या महत्व क्या है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम सब पृथ्वी पे हैं। अब देखो पृथ्वी हमारा गोल है, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे हो, कोई ज़रूरी क्या यहीं टॉप पे होगे तुम, कोई इंसान यहाँ पे है, कोई इंसान यहाँ पे है, तो अगर कोई स्टे कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पृथ्वी पे है, इसका मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उस पर लग रहा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, उस पर लगा है, तभी ये इस तरह से रुका, बने तो कब का गिर गया होता, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। और ये हमेशा जो है क्या होता है कि ये जो है एक सेंट्रीफ्यूगेशन का काम करते हैं, एक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, और यही रीज़न है कि चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों एक वृत्ताकार पक्ष में क्या होता है, घूमते रहता है। यानी कि ये जो है ये क्या है, ये सपोज कर लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे बीच से क्या होता है, ये इसका अभिकेंद्र है, अभिकेंद्र, तो ये जो बल लगाता है अभिकेंद्र बल लगाता है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा मान लो यहाँ है, तो ये इसके वृत्त इस पक्ष में इस डायरेक्शन में से घूमेगा, किस वजह से, इसी बल के कारण, जो केंद्र से लगने वाला बल है, इसी के कारण क्या होगा, वो प्रॉपर जो है घूमेगा, ठीक है, ये समझ में आएगा। और उसके बाद जो है चंद्रमा और सूर्य के, ये इम्पोर्टेंट है, जो चंद्रमा है यानी मून और सन के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में क्या होता है, ज्वार और भाटा आता है, ज्वार और भाटा। देखो ज्वार और भाटा को हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलेंगे एंड एप्स बोलेंगे, टाइड्स ऑफ एप्स। अब की टाइड्स ऑफ एप्स क्या है, अगर समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, और नीचे गिर करके आगे बढ़ती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको एप्स बोलते हैं। जब समुद्र की लहरें जो है क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, तो इसको टाइड्स बोलेंगे, नीचे गिर के ऐसे आगे ऊपर उठ करके आगे बढ़ती हैं, टाइड्स हो गया, नीचे गिर करके फिर पीछे हटती हैं। कभी देखो समुद्र के किनारे जाना, ठीक है, बीच वगैरह पे, तो वहाँ पे इस तरह की घटना जो है देखने को मिलेगी, ऐसे अगर खड़े हो तो ऐसे करके आएंगी फिर वापस चली जाएंगी, ठीक है। इसीलिए कई बार जो है समुद्र में तूफ़ान आता है, ठीक है, और काफ़ी बड़ी बड़ी तूफ़ानें आती हैं। तूफ़ान मतलब इस तरह से टाइड्स वेव्स आते रहते हैं, तो जितने भी कोस्टल लाइन वाले एरिया हैं उसको खाली करा दिया जाता है, ताकि वहाँ पे जो है, अब पता नहीं कितनी तीव्रता से वो आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर ऐसे ऐसे देखा गया है कि जो किनारे बहुत सारे मछुआरे हैं या लोग जो है घूमने जाते हैं, तो क्या होता है कि वो इस तरह से उठ कर आया, ठीक है, और उसके बाद जब गिरा ना नीचे, मतलब अब ये तो इनके ऊपर ऐसे पूरा आ गया, अब इसको जब वो वापस उठा ले गया, पता नहीं कहाँ समुद्र में ले जाके वो कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो है पूरी की पूरी तबाही मचा देता है, ठीक है। तो हमें बस इतना ही समझना है टाइड्स और एप्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात समझो पहले, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण अगर आप जानते होंगे तो जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से दिखाते हैं,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से दिखाते हैं, ठीक है, ग्रेविटी। अब इसका जो कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर केंद्र की तरफ जो आकर्षण बल लगता है किसी भी वस्तु का, वो इसी कारण होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल ऐसे छोड़ दें, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो उस पर जो बल काम करता है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं, और जिस त्वरण से वो नीचे जाता है उसको गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई हम वस्तु ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो धीरे 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 उसकी स्पीड कम होते चला जाएगा। फिर जब एक समय ऐसा जगह रुक करके फिर नीचे आएगा, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती हुई जाएगी। तो ये बात आपको, कुछ बातें जो हमने बताया इसको ध्यान में आपको रखना है। अब थोड़ी सी बातें हम यहाँ समझ लेते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन क्या होता है। देखो इस बार देखो आयोग का क्या कॉन्सेप्ट है ना, अगर तुम पेपर उठा के देखो, अभी हाल ही में यूपी पीसीएस 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, अगर उठा के पेपर देखो, ये आयोग कंडक्ट कराता है और ऐसे हल्के में तो नहीं पूछेगा, ये समझ लेना। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ जा रहा है भाई। अब इसमें क्या है कि जो बच्चा पूरी थॉरो स्टडी किया नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चटनी की तरह ऊपर से नहीं आप चाट के चले जा सकते हो, ठीक है, उसको पूरे अच्छे तरीके से चबा के जाना है, पूरे अच्छे तरीके से खा के जाना है, ठीक है, तब जा करके जो है सिलेक्शन होने की चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर लूसेंट ले लो, ऊपर ऊपर रट लो, भाई इससे नहीं होने वाला, अंदर से जाके क्वेश्चन पूछेगा, तब इंसान जो गन चक्कर हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ लो। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको हम समझाते हैं। अब मान लो हमारे पास एक बॉडी है ये, और एक और बॉडी है ये, ठीक है, 2 बॉडीज़ हैं। एक एक जो है, एक का मास कैपिटल एम है, देखो बड़ा है, एक का मास छोटा एम है, इनके बीच की दूरी तो आ रही है जैसे इसके पहले। तो न्यूटन के हिसाब से क्या मैंने बताया, हमको पता है कि एफ जो है प्रोपोर्शनल होता है G m1 m2/r²। ये तो न्यूटन के नियम के हिसाब से है। अब कहोगे सर ठीक है, देखो m1 जो है, पहला m1 मास पहले का, तो ये कैपिटल एम है, दूसरा मास जो है क्या है, स्मॉल एम है, तो बस यही रखो। तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे और ये कैपिटल एम लिख देंगे और स्मॉल एम लिख देंगे, यहाँ पे r² है, ठीक है। अब एक बात और समझो, कहोगे सर ठीक है ये तो हमने समझ लिया, कहोगे हमको ये भी पता है, हम पहले कभी पढ़े थे, वी नो दैट, ठीक है, F बराबर mg होता है, F बराबर mg होता है, बस यहीं पे ले जाकर रख देना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसी में ले जाकर रखोगे, F के जगह पे, इसके जगह पे क्या लिखोगे, mg रख दिए, होगा ठीक है सर, g है, m है, स्मॉल m है, r² है। अब देखो इसका छोटा m इसके छोटे m से कट जाएगा, तो g इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r², ठीक है। अब ये बन गया भाई, आ गया रिलेशन, ये ले लो, रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है कैसे पूछेगा, सीधे जो है आपसे ये पूछेगा क्या रिलेशन है। तो रिलेशन अगर याद रहेगा तो तुरंत वो लगा दोगे, नहीं तो आगे पीछे कुछ भी करके दे देगा, कन्फ्यूज रहोगे। अब देखो जी का मान जो है, ठीक है, स्मॉल जी का मान जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण, ये वाला सॉरी, ये वाला जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, क्या है ये, क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये वाला क्या है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और बाकी एम जो है मास है, ये है डिस्टेंस बिटवीन दे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो अगर हम इसको चाहें तो निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू अर्थ के हिसाब से, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, हमको कैलकुलेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस हमको ये याद रखना जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको किसी भी हालत में याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू ये इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जी और इसमें अंतर बता दिया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर जो है तुम चले जाओगे, क्या हर जगह जी सेम रहता है भाई? अगर हम देखें तो क्या कैपिटल स्मॉल जी जो है हर जगह सेम रहता है? तो ये बात एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और वही बात हमको क्या करना है, रटना है, जब बात रटना है भाई, ठीक है। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। देखो ये पृथ्वी, ठीक है। अब इसके सतह, सतह ये है, देखो जी देखो, ये क्या है, सतह। अब इसके ऊपर, इसके ऊपर जाओगे तो जी का मान क्या होगा, जी का मान, जी का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा, घटेगा। तो घटने के लिए मैं ऐसे लगा दूं, चलो ठीक है, नीचे की तरफ करो मतलब घटेगा, समझ गए बात को। और अगर वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर है, और अगर मान लो यहाँ से पृथ्वी की सतह पे, ये सपोज कर लो, इसी को ले लेता हूँ, h ऊंचाई पे है, ठीक है। तो वस्तु का पृथ्वी के केंद्र से दूरी, ठीक है। अब तुम खुद ही सोचो, यहाँ से ये, इसकी दूरी r है, इसकी दूरी ये क्या है, r है। तो जाहिर सी बात है ये टोटल कितना हुआ भाई, भाई भाई, ये जाहिर सी बात है r प्लस एच होगा। तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो कि यहाँ से ऊपर एच और ये रेडियस का खुद, तो ये मिला के r प्लस एच होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पे हम वस्तु m पर, कोई ये वस्तु m, उस पर अगर हम देखें कि क्या जो है बल लग रहा है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, ठीक है भाई, F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे वो आर नहीं लिखना, अब क्या होगा सर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। चूँकि हम यहाँ पे कैपिटल लिए हैं, स्मॉल लिए हैं, तो स्मॉल लगा लो भैया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। को ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। एफ बराबर हमें पता है एम जी होता है, ठीक। तो हम यहाँ लिख दें जी एम एम अपॉन आर प्लस, फिर से मैं वह लिख रहा हूँ भाई, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब तुम बताओ, इस एम से ये एम कटेगा तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू जी कैपिटल एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला भी आपने दिमाग में रखने का, ठीक है। देखो सब चीज़ आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारा जो है मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चीज़ समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ हुआ कि इसका मान हमने बता दिया कि कहाँ पे डिक्रीज करेगा, कैसे क्या होगा। तो जी का मान जो है, जी का मान ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर, पोल्स पर क्या होता है, ठीक है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अभी सब समझाता हूँ, फिगर बना के बताऊंगा। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जय बात आपको रटना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी का मान कहाँ पे अधिकतम होता है, ध्रुवों पर, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको वहाँ से पता होगा कि भाई पोल क्या है, जिसे ध्रुव कहते हैं वो क्या है, फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा। देखो कैसे, सुनो 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 सुनो, देखो भाई ये है हमारा अर्थ, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी को एक बीच से एक लाइन कट करती है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, और इस लाइन को ही हम बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा। भाई पृथ्वी को, भूमि को बीच से काट रही है, मध्य से काट रही है, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री पे होता है। इसके जो ऊपरी वाला होता है, चूँकि देखो ये तुमको पता होना चाहिए, नॉर्थ है, ये साउथ है,
ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, तो ये हमने बताया कि क्या चीज़ है कैसे। अब एक बात अपने दिमाग में रख लो, हमने कहा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन ये ध्रुव कहाँ है, पोल्स कहाँ है, तो चलो दिखाते हैं पोल्स कहाँ है। पोल्स मस्त एकदम। तो देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला देख रहे हो, और एक पोल्स यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब एक बात समझ लो, यहाँ पे हमने क्या कहा कि पोल पर अधिकतम होते हैं, यानी कि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यहाँ जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लेकिन इस जगह पे जो बीचों बीच से लाइन इसको कट कर रही है, जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी। जब बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें यहाँ पे बताई। अब कुछ और पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं भाई। ठीक है, कुछ और पॉइंट बच गया है। तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो वस्तु का एक निश्चित ऊंचाई तक पहुँचेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ ऊपर फेंको तो एक निश्चित ऊंचाई तक पहुँचेगा। पहुँच गया, पहुँचने के बाद जो है क्षण भर के लिए, ठीक है, एक छोटा सा में मोमेंट के लिए, थोड़े से टाइम के लिए क्या होगा, वो रुकेगा, स्टॉप करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से वापस से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, त्वरित अवस्था में नीचे की तरफ गिरता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। इसे हिंदी में कहते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन, ये याद रहना चाहिए भाई। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, वो कुछ दूर तक पहुँचेगा, जितना हम इस हिसाब से फोर्स लगाएंगे। एक निश्चित ऊंचाई तक, ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होगा, वो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो रुक जाएगा, स्मॉल मूवमेंट। ठीक है, थोड़ी सी समय के लिए वो रुकेगा। उसके बाद वो क्या होगा, वहाँ से वापस से जल्दी से त्वरित अवस्था में एक्सेलरेट करते हुए नीचे की ओर गिरेगा। तो जिस हिसाब से गिर रहा है ना भाई, वो फ्री फॉल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। समझ गया बात को। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ और आप पहले से पढ़े होगे, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, गति के समीकरण। अब ये जो है आपको ये भी याद होना चाहिए, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो होता है वो होता है h बराबर यू टी माइनस हाफ, इसके केस में जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मैं छोड़ दिया भाई, यहाँ पे भी मैंने छोड़ दी u प्लस ए टी, ए के जगह पर जी होगा, जी टी होगा, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, u प्लस नहीं, u माइनस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं ठीक है, ठीक है, सही जवाब। तो v बराबर क्या हुआ, u प्लस जी टी, और h बराबर क्या हुआ, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो वो होगा v स्क्वायर बराबर क्या, u स्क्वायर माइनस टू जी एच। ठीक है, तो सबसे पहले u क्या होता है, u जो है जिसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल
वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो g तो आपको पता ही होगा, h क्या है, हाइट है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये कब लगता है, ये कब लगता है, जब वस्तु, ध्यान देना बात को, जब वस्तु नीचे की ओर गति करती है, सॉरी, जब वस्तु नीचे की ओर गति करती है, सही बात है, नीचे की ओर गति करती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो नीचे की ओर गति करती है तो उसको माना जाता है धनात्मक, क्या माना जाता है, धनात्मक। ये बात आपको ध्यान देनी है। लेकिन मान लो अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, अब मान लो बॉल ही है, बॉल को, ठीक है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे लिखें ऊपर की ओर गति। जब ऊपर की ओर गति होगी ना, तो ये सब ऋणात्मक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सारा का सारा जो है निगेटिव हो जाएगा। तो बस यही वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, ये h बराबर, अच्छा ये है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये प्लस ही होगा, ठीक है, सारा प्लस होगा, ठीक है, ये भी प्लस होगा, ठीक है, और इसमें सब माइनस होगा। h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और फिर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ऐसा सोच लो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं या गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, उसके केस में ये सारा का सारा कैसा होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो माइनस होगा। ये बात समझ आई कि यार, ये आपको एकदम ध्यान से जो है इसको रखना है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन जो है आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद हम समझ लेते हैं थोड़ी सी एक पॉइंट और, कि भार क्या होता है, ठीक है, वेट क्या होता है। वेट मीन्स होता है भार, ठीक है। तो किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है, जिस केंद्र से, ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, उस चीज़ को, इस वस्तु को अपने केंद्र से क्या करती है, जिस हिसाब से आकर्षित करती है, जिस बल से आकर्षित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गुरुत्व बल, गुरुत्व बल बोलेंगे उसको, ठीक है। और उस पर जो लगाया, पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया गुरुत्व बल के बराबर, यानी कि अगर जो भार है, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये है और इस पर ये खींच रही है, तो इस पर जो भार भी लगाएगा ना वापस से, वो क्या होगा, दोनों के दोनों बराबर होंगे। या ये सीधे सीधे कर लो कि W इक्वल टू होगा mg, ठीक है, mg से ही, अब मान लो कोई मास है, उसको ग्रेविटी जैसे काम हुआ, नीचे दबा रही है, तो ये टोटल जो है W इक्वल टू एम जी होता है, बस इतना समझना। और इसका जो मात्रक होता है ये इम्पोर्टेंट है, इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन ही होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है F इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। तो जो इसका मात्रक है ना, वही उसका भी मात्रक होगा, ये बात समझ लेना। और अवस्तु का भार जो चंद्रमा पे, ठीक है, अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं, मून पे चले जाएं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो कह रहा है कि जो वेट यहाँ पे होगा चंद्रमा पे, वो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, वेट ऑफ यम इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी पृथ्वी पे जितना भार होगा तुम्हारा, उसका 1/6। सपोज कर लो कि तुम्हारा वेट जो है अर्थ पे 60 kg है, ठीक है, चंद्रमा पे निकालना चाहते हो तो 1/6 इंटू 60 kg, ठीक है।
तो वेट हो जाएगा मून पे 6 10 जा, तो ये 10 kg हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेना, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। इस सेशन में हमने पूरा जो है ग्रेविटेशन के बारे में, क्या रूल्स हैं, कैसे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने जो है समझने का प्रयास किया। यदि आप चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।